नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कोलकाता में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर गिरा, 18 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मी, कई अफराद मलबे में दबे, राहत कार्य का काम जारी। कोलकाता हादसा महलूकीन के वरसा को फीकस 5 लाख रुपये, जख्मियों को फीकस 2 लाख मुआवजा, जख्मियों का इलाज भी मुफ्त, वजीर आला ममता बनर्जी का ऐलान। चुनावी माहौल में मुनदिम पुल पर सियासत जारी, बीजेपी ने सीबीआई जांच का किया मुतालबा। कोलकाता हादसे पर नहीं करेंगे सियासत, मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह, ममता बनर्जी का बयान। कोलकाता में मुनदिम पुल का कॉन्ट्रैक्ट है हैदराबाद की कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, कुदरती हादसा बताकर मामले से पल्ला झाड़ने की कंपनी की कोशिश। दिल्ली के बीजेपी रुकन असेंबली ओपी शर्मा 2 असेंबली सेशंस के लिए मुअत्तल, अल-कलामा के खिलाफ काबिल एतराज जुमला कहने का शाखसाना। महबूबा मुफ्ती को हलफ बर्दारी से पहले कहना होगा भारत माता की जय, हिंदू महासभा के नेशनल कन्वीनर स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान। गिरिराज सिंह के मुतनाज़ा बयान के फहरिस्त में एक और बयान, समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को बताया पाकिस्तान का एजेंट। वज़ीर आज़म मोदी का वाशिंगटन दौरा, गैर मुकीम हिंदुस्तानियों ने किया शानदार इस्तकबाल। और T20 आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल जारी, टीम इंडिया ने की वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धुलाई, वेस्ट इंडीज के सामने 193 रनों का हदफ। तो चलिए खबरों की शुरुआत जाहिर सी बात है कोलकाता हादसे से करेंगे। आज बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। कोलकाता के गणेश टॉकीज के करीब जेरे तामीर फ्लाईओवर के गिरने से 18 अफराद हलाक हो गए। अभी भी मलबे में कई अफराद दबे हुए हैं। एनडीआरएफ और फौज बचाव और राहत के काम में जुटी हुई है। दूसरी जानिब रियासत के चुनावी माहौल में लाशों पर सियासत शुरू हो गई है। दोपहर की कड़ी धूप में लोग सायेदार ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर के नीचे हादसे से बेखबर, लेकिन अचानक ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर का हिस्सा गिर पड़ा। लोगों ने बचने की कोशिश की, कुछ कामयाब हुए और कुछ बदकिस्मत इसकी चपेट में आ गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, किसी को कुछ सोचने समझने का मौका तक न मिला। आन की आन में कई घर सोग में डूब गए। हादसे के फौरी बाद इंतजामिया हरकत में आ गया। एनडीआरएफ की टीमें फौरी जाए हादसे पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फ्लाईओवर के गिरने की आवाज किसी बड़े धमाके जैसी थी। हादसे की इत्तला मिलते ही चुनावी दौरा छोड़ वजीर आला ममता बनर्जी जाए हादसे पर पहुंची और राहत कार्य का जायजा लिया। इस दौरान ममता ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। একটা মানুষ মরে গেলে তার অর্থ দিয়ে তা কখনো পূরণ করা যায় না, যার চলে যায় সে বোঝে। একটা মানবিক প্রাণের গুরুত্ব অনেক বেশি, কিন্তু পরিবার পরিজন তো থাকে, তাদেরই বা কে দেখে, এরকম অনেক আছে। সেই জন্য 5 লক্ষ টাকা করে একটা ডেড বডি যারা মারা গিয়েছে তাদের পরিবার, 2 লক্ষ টাকা করে যারা সিরিয়াস ইনজিওর্ড হয়েছে তাদের পরিবার, এবং যার কম ইনজুরি হয়েছে তাদের 1 লাখ টাকা করে, প্লাস ওদের যতগুলো ট্রিটমেন্ট বা আছে সমস্ত ট্রিটমেন্টই গভর্নমেন্ট করছে। টোটাল আরো যদি কিছু সাহায্য চাই আমরা সবাই রাজি আছি। चुनावी माहौल में इतना बड़ा हादसा हो और उस पर सियासत न हो,
ये कैसे मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा वहां पर जो घटना स्थल पर वहां पर जाकर उन्होंने वक्तव्य तो दे दिया, भाषण तो दे दिया, लेकिन यहां पर जो राहत के लिए जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो सीरियसनेस नहीं दिखी। और जो अभी तक लोग कह रहे हैं, जो जिस तरह की बात सामने आ रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि ये जो फ्लाईओवर गिरा है ये बहुत क्लियर कट केस ऑफ द करप्शन है। ये करप्शन का बहुत क्लियर केस है। इसीलिए हमने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो इस पाप के लिए, जो इस अपराध के लिए दोषी है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको जेल भेजा जाए। हादसा कैसे हुआ ये तस्वीर तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल मामले में सियासी जमातें सियासी रोटी सेंकने में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दूसरी जानब मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वाज़ेह किया है कि वो फ्लाईओवर के गिरने पर कोई सियासत नहीं करना चाहती। उनकी अव्वलीन तरजीह मुतासिरीन को राहत पहुंचाना है। আগে আমাদের রেস্কিউ অপারেশনটা করতে দিন, আইনের পথে চলবে। যে অপারেশনে, যে অ্যাকশনে বিস্তারিত ডিসিশন, সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেটাই করবে। আমি এটা নিয়ে এখন কোনো আলোচনা করছি না, তার কারণ হচ্ছে আমার প্রায়োরিটি হচ্ছে মানুষগুলো বাঁচুক, মানুষগুলোকে আগে উদ্ধার করা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া, যারা মারা গিয়েছে তাদের ডেড বডি তাদের বাড়ির লোকের কাছে পিছিয়ে পৌঁছে দেওয়া, এই কাজগুলো আমার প্রায়োরিটি। আমি রাজনীতির কোনো কথার উত্তর এখন দিই না। वहीं कोलकाता में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर के गिरने से हुई हलाकतों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म वाशिंगटन दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि वो महलूकीन के वरसा के साथ हैं और मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मरकजी इंतजामिया को हर मुमकिन मदद की हिदायत भी दी है। तो वहीं मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी कोलकाता हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। जाने गई हैं, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ये हादसा जो रहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इस पर मैं हृदय की गहराइयों से कष्ट व्यक्त करता हूं। कोलकाता में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें कई अफराद हलाक हो गए हैं। दर्जनों जख्मियों को कोलकाता के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। फ्लाईओवर बना रही है हैदराबादी कंपनी IVRCL के मुताबिक उन्हें भी इस वाकये पर हैरत है। Almost 65-70% of the work is already over. Still the remaining 45% is supposed to complete and still in the process. Nothing has happened today. The girders were missed, it seems. Still is in the process. One girder is missed, then second one also fell. That's how the accident has taken place. It's nothing but a God's act. So far in these 27 years, we must have constructed a number of bridges. It never happened. तो चलिए यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने से आज बड़ा हादसा हुआ है। 18 अफराद इसमें हलाक हुए हैं, जबकि 60 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे ओतनो हमारे साथ इस वक्त राज तौर पर जुड़े हुए हैं। ओतनो, सबसे पहले इस वक्त अपडेट आपसे जानना चाहेंगे और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी अपडेट जो है, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलते रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग अंदर दबे हुए हैं। उसको कुछ चेहरा या कुछ हाथ या पैर के कुछ अभी भी दिखाई दे रहा है और इसीलिए रात भर आज चलता रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। इसके बावजूद भी मैं आपको बता सकता हूँ कि FIR दर्ज किया गया है। लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे FIR दर्ज किया गया है। ये जो निर्माण के लिए ये जो संस्था है, इस संस्था के लिए इसके अगेंस्ट में एक FIR दर्ज किया गया है। और आपको आगे भी बता दूं कि हैदराबाद में इसका जो ऑफिस है, इस ऑफिस में इसके जो
करता है, यहाँ पे कार्यकर्ता जो है उन लोगों के खोज में यहाँ से एक स्पेशल टीम भेजा गया है और यहाँ पे जितने भी ऑफिस है उस संस्था की सारे के सारे ऑफिस को सील किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अभी तक 70 से 80 लोगों को निकाला गया है, पर अभी भी अंदर बहुत लोग दबे हुए हैं। इतना ही चल रहा है। पर सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है, जो स्लैब है, जो कंक्रीट स्लैब है, वो कंक्रीट स्लैब यहाँ पे हाइड्रोलिक क्रेन के रहते हुए भी उसे उठाना नामुमकिन हो रहा है, इसलिए कुछ देर हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। ये स्लैब जब भी हटाया जाएगा तभी वो सारे के सारे बॉडी जो अंदर दबे हुए हैं उसको निकाला पाएंगे हम। पर हाँ, उम्मीद है अभी भी कुछ लोग अंदर है जिसके दिल में अभी भी जिसके अंदर जान है और उम्मीद कायम है दुनिया, इसलिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी ओतनो, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे कि दिन में 1 बजे या 2 बजे का यह पूरा इंसिडेंट है, पूरा हादसा है, अब रात हो चुकी है, 9 से ज्यादा बज चुका है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है वहां? कुछ जगह पे कुछ इमरजेंसी लाइट्स के यहाँ पे बरामद हुआ हुआ है, यहाँ पे कुछ जहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है इमरजेंसी लाइट्स का और उस इमरजेंसी लाइट्स के जरिए यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पर जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यहाँ पे जितने भी सारी स्लैब्स है, ये सीमेंट स्लैब को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन फुलफिल नहीं हो पाएगा और ये स्लैब हटाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हाइड्रोलिक क्रेन यहाँ पे लाया गया है पर कुछ जगह पे हाइड्रोलिक क्रेन भी नाकामयाब रहा। तो जाहिर है जब तक ये सारे के सारे स्लैब्स नहीं हटा पाएंगे और उसके अंदर जो स्टील गर्डर है वो स्टील गर्डर को जब तक नहीं हटा पाएंगे तब तक अंदर जो लोग दबे हुए हैं उन लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। पर अभी भी रेस्क्यू जारी है और रेस्क्यू चलेगा। मुझे लगता है कि रात भर ये रेस्क्यू चलेगा और ये रेस्क्यू का ये सारे के सारे तस्वीर हम आपको भेजते रहेंगे। जी ओतनो, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे कि कितने लोग इंजर्ड हो सकते हैं या अभी जैसा आपने कहा कि स्लैब के नीचे अभी लोग दबे हो सकते हैं, तो कितने लोग हो सकते हैं, कोई अंदाजा लगाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बिजिएस्ट टाइम दैट वाज वहाँ पे जब ये हादसा हुआ था 12:45 तक बिजिएस्ट टाइम वहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे कि स्कूल के एक वैन भी वहाँ पे थे। पर शुक्र की बात तो यह है कि वहाँ पे वैन में कोई भी बच्चे नहीं थे, वो वैन खाली थी। पर वहाँ पे एक बस भी था, छोटा एक बस भी था, वो बस भी अभी तक निकला नहीं जा पाया है। टैक्सी थे, कुछ मैटाडोर्स थे और बहुत सारे लोग वहाँ पे, एक भी जगह है इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग वो पैदल चल रहे थे। तो कितने आदमी थे वहाँ पे वो तो अभी बताना मुश्किल है, पर फिलहाल 80 को अभी तक रेस्क्यू किया गया है और वो सब इंजर्ड है, उनमें से 18 का मौत हो चुका है और अंदर अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं, यही शंका है और जितनी जल्दी हो सके उसे रेस्क्यू करने की कोशिश पे जारी है पूरा टीम। चलिए ओतनो, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए और आपसे हम फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। तो 18 लोग हलाक हुए हैं फ्लाईओवर गिरने के बाद और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रात भर भी हो सकता है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चले क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस स्लैब के नीचे लोग दबे हुए हो सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि वानखेड़े से अच्छी खबर आ रही है, वेस्टइंडीज के 2 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन इस वक्त खबर दिल्ली से है जहां पर असेंबली की एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद बीजेपी रुकन असेंबली ओपी शर्मा को 2 असेंबली सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अब शर्मा आइंदा 2 असेंबली सेशंस में शामिल नहीं हो सकेंगे। एथिक्स कमेटी ने कल यह रिपोर्ट पेश की थी और आज इस पर फैसला हुआ है। वाज़ेह है कि ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली अलकलामा के खिलाफ काबिल एतराज जुमला कहा था। ओपी शर्मा ने अलकलामा को रात में घूमने वाली औरत कहा था, जिसके बाद यह सारा तनाजा शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आजम खान पर सख्त तनकीद की है। गिरिराज सिंह ने आजम खान को पाकिस्तान का एजेंट करार दिया है। यूपी के बलिया में गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की जबान बोलते हैं आजम खान। तो चलिए यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीयूसी का पर्चा जो लीक हुआ है और दोबारा या तीसरी बार ऐसा हुआ है कि केमिस्ट्री का पर्चा लीक हुआ है। जी हां, पीयूसी साले दोम का केमिस्ट्री का पर्चा दोबारा अफशा हो गया है, जिसके सबब कर्नाटक भर के तलबा ने पीयूसी बोर्ड के खिलाफ बरहमी जाहिर करते हुए पुरजोर एहतजाज किया। इस सिलसिले में पीयूसी शोबे के अलावा तकरीबन 40 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। अब इस पर्चे का दोबारा इनेकाद 12 अप्रैल को होगा। कर्नाटक में केमिस्ट्री के पेपर लीक मामले में 40 अफसरान और पीयू डिपार्टमेंट के दीगर स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया है। इस बात की जानकारी वजीर तालीम ने असेंबली में दी। अब इस पेपर का दोबारा इनेकाद 12 अप्रैल को किया जाएगा। पर्चा लीक मामले की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। आपको बता दें कि आज सुबह जैसे ही 3:30 बजे केमिस्ट्री के पर्चे का दूसरी मर्तबा अफशा होने का इंकशाफ हुआ तो पीयू बोर्ड ने इम्तिहान मुलतवी कर दिए जाने का ऐलान कर दिया। इससे बरहम होकर तलबा ने पीयू बोर्ड के रूबरू पुरजोर एहतजाज किया और पथराव भी किया। वजीर तालीमात आम्मा रत्नाकर ने बताया कि सवाली पर्चे अफशा होने के लिए पीयू बोर्ड को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पीयू बोर्ड के अरकान के खिलाफ तहकीकात की जा रही है। रत्नाकर ने कहा कि अफसरों की मिलीभगत के बगैर सवाली पर्चे अफशा नहीं हो सकते। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वजीर आला सिद्धरमैया के साथ भी तबादला ख्याल किया जा चुका है और जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीयू बोर्ड के अफसरों की लापरवाही की वजह से तलबा का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। सीईटी इम्तिहान भी करीब है। केमिस्ट्री के पर्चे का मसला हल न होने की वजह से तलबा सीईटी की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या अहम कदम उठाती है। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा के रोल पर सवाल उठाए। उन्होंने दहशतगर्दी को पूरी दुनिया का दर्द और सारे आलम के लिए चैलेंज करार दिया। दहशतगर्दी पर बोले मोदी, दहशतगर्दी दुनिया के लिए चैलेंज। दहशतगर्दी को मजहब और मुल्क से जोड़ने की मजम्मत, अक़वाम मुत्तहिदा के रोल पर उठाए सवाल। वज़ीर आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा को निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो रहा है। इन्होंने कहा कि अगर यूएन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में इसी तरह नाकाम रहा तो आलमी इदारे के क़याम का मकसद ही फौत हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी में अमन की बरकरारी के लिए आलमी इदारे को अपनी जिम्मेदारी अदा करने पर जोर दिया। युद्ध से क्या संकट होते हैं, युद्ध को रोकने के क्या तरीके होते हैं, यूएन के पास चाहिए, सब चीज लिखी पड़ी नहीं। लेकिन आतंकवाद के लिए पूछो तो अभी यूएन को भी पता नहीं है कि क्या आतंकवाद होता है और कैसे वहां पहुंचा जाए और कैसे निकला जाए। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी को दुनिया के लिए नासूर और सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने दहशतगर्दी को किसी मजहब और मुल्क से जोड़ने की मजम्मत की। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं, आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है। बात को रिलीजन से डीलिंग कर देना चाहिए। कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को गुज़िश्ता 40 साल से दहशतगर्दी का सामना है। इन्होंने दहशतगर्दों की दर्जाबंदी की भी मजम्मत की। मोदी ने कहा कि दहशतगर्दों को अच्छे और बुरे दर्जे में तकसीम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया के 90 ममालिक दहशतगर्दी का शिकार है। इन्होंने आलमी लीडरों से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेल्जियम के दौरे के बाद अमेरिका पहुंचे। वज़ीर आज़म मोदी ने वाशिंगटन डीसी में हिंदुस्तानी अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर एनआरआईज और दीगर मुल्क के बाशिंदों ने वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। अवाम तिरंगा लहराते हुए और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए लोगों ने तवील इंतजार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और हाथ भी मिलाया। अवाम ने इस मौके पर सेल्फी भी ली। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अवाम ने क्या कहा, आइए देखते हैं।
I'm so happy to excited to arrive the America and know Modi. It's an opportunity to come here to meet the Modi in America. Big chance for me. मोदी साहब यहाँ आए थे तो उनको मैंने गांधी की स्टैचू प्रेजेंट की थी और उनको यही कहा था कि आपने जनता जनार्दन को जगाया है और आप बहुत सफल हो और यही हमारी प्रार्थना। मैंने पहली बार देखा, पहली बार हाथ मिलाया, लेकिन हमें उन पर गर्व है, हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। Very much proud of the visionary leader Narendra Modi, and we are very much confident he is going to bring the India way high. Thank you. We are supporting India. We are supporting Modi ji. Modi means India. India means Modi. Development is a Modi. Modi is a India. Very happy and proud that we met Prime Minister of India today, and he's so nice to come out and shake hands with all the people. So it's a proud moment. Thanks. I'm so happy. I'm so happy that I'm here now. आज देखो कि यहाँ पे 50 से 60 कंट्री के लोग हैं जो प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं या फिर स्टेट्समैन आए हुए हैं, किसी के सपोर्टर्स यहाँ पे नहीं है। Only people that you see here, they are people of India supporting Modi. से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं 84 की मेन वो कुछ करें, हमें उनसे पूरी उम्मीद है वो करेंगे। थैंक यू। Taking so much opportunities for the Indian folks. I think the fan following is coming. I'm coming here for the first time. I have taken 2 hours delay in my office to come and see him because I respect what he's doing. अच्छा लग रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ उसका मिलना, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उसका। हमें तो ऐसे लगता है कि कोई हमारे मायके से आए हैं तो हम मिलने के लिए आए। बहुत सालों के बाद हमारी ये इच्छा पूरी होती है। तो चलिए अब आखिर में चलते चलते तिरछी नजर का मजा लेते। आदाब।